नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो उनसे जुड़ लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, डिम्पल यादव मस्जिद क्यों गई और अब उनके मस्जिद जाने को लेकर के और बिना ढके सिर को लेकर के बवाल हो रहे हैं, फतवे जारी किए जा रहे हैं, आपत्तियां की जा रही हैं। मस्जिद में महिला का जाना या बिना सिर को ढके जाना अपराध है क्या? और ये क्या वही कहावत लागू होने जा रही है, दुबे चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी रह गए? ये क्या भारी पड़ने वाला है इनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स पर? ये जो नेहरूवादी लोग हैं और जो वामपंथी लोग हैं और ये जो फर्जी जो सामाजिक न्याय वाली पार्टियों के नेता हैं, जो केवल घनघोर राजनीति जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और केवल जनता को लूटते हैं यूपी और बिहार में, इसका जवाब उनको देना चाहिए जिनको सनातन धर्म जो है वो एक कुंभी पाक नर्क दिखाई पड़ता है और सारी अच्छाइयां उनको दिखाई पड़ती है इस्लाम में। ये इस देश में 100 बरस से हो रहा है। इसका जवाब उनको देना चाहिए कि एक महिला अगर मस्जिद चली गई तो उससे कौन सा इस्लाम खतरे में पड़ गया। लखनऊ के एक बड़े शिया मौलाना थे, स्वर्गवासी मौलाना कल्बे सादिक। उन्होंने आज से 25 साल पहले ये अभियान चलाया था कि मस्जिदें की महिलाएं भी मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगी, लेकिन उनका ये अभियान ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। तो एक तो ये जो इस्लाम का पाखंड है, जो डबल स्टैंडर्ड है, वो एकदम सामने आ गया है। वो और यहाँ तक कि जो इस्लामिक जो होली सिटीज हैं, मक्का मदीना में तो गैर मुसलमानों का काफिलों का जाना ही प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि यहूदी ईसाई भी नहीं जा सकता, जबकि यहूदी और ईसाई को तो कहा गया है ये अहले किताब हैं, पीपल ऑफ द बुक हैं, दे कैन लिव इन इस्लामिक स्टेट विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन हम लोग तो काफिर हैं, हम लोग तो अहले किताब भी नहीं है। हमारे लिए तो शायद औरंगजेब जो इस देश का आदमखोर मुगल बादशाह था, औरंगजेब, उसके दिल में बहुत दया थी। उसने खाली हम लोगों को जरिया लगा के छोड़ दिया, हम लोगों को कत्ल नहीं किया। हालांकि उसने मारे बहुत लोग, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को कहाँ मार सकता था। तो ये जो समाजवादी पार्टी ने जो 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 मस्जिद की यात्रा की, क्षेत्रीय पार्टियों के सामने समस्या ये होती है जैसे कि दो बॉक्सर या जब उतरते हैं रिंग में तो तो जब वो प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है तो दोनों पहलवान रिंग के बाहर चले जाते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की प्रॉब्लम ये है कि ये कभी रिंग के बाहर आते ही नहीं। ये अगर दूसरा बॉक्सर ना भी हो तो भी हवा में ये जो मुक्केबाजी करते रहते हैं। उनको लगातार राजनीति में एक रेलेवेंट और प्रासंगिक बने रहने के लिए लगातार एक प्रिंसिपल चैलेंजर टू द टू द पार्टी इन गवर्नमेंट और सबसे बड़ा क्लेमेंट टू द पावर बने रहने के लिए उनको कोई ना कोई जतन, कोई ना कोई गिमिक्री, कोई ना कोई परपंच उनको लगातार करते रहना होता है। और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सिग्नलिंग एंड मैसेजिंग, संकेत देना और संदेश देना। यही काम करने अखिलेश यादव मस्जिद में गए थे कि देखो मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं। अब 27 में यूपी विधानसभा में चुनाव आने वाला है। 27 में वो कितना बोल लें कि हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा इंडिया अलायंस रहेगा और मजबूत रहेगा, सरकार हम बनाएंगे, लेकिन मुसलमान वोटों पे कांग्रेस की नजर है। और अब की और 27 में समाजवादी पार्टी को बहुत कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जब कांग्रेस बोलेगी कि हमको 150 सीटें चाहिए और कांग्रेस कहेगी कि हमको पश्चिम यूपी में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो वाली सीटें हमको चाहिए। तो समाजवादी पार्टी अभी से उसकी तैयारी कर रही है कि मुसलमान वोटों पे कांग्रेस को हम अपने जो हमारा किला है उसमें हम सेंध लगाने नहीं देंगे। ये केवल इसीलिए हो रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है। अखिलेश को मालूम है कि चुनावी राजनीति में सिग्नलिंग और मैसेजिंग कैसे की जाती है। अगर आपको याद हो तो 2004 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक घोषणा कर दी 5 में, 7 में इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हुआ था।
उन्होंने कहा कि जितने सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें साप्ताहिक अवकाश अब फ्राइडे को होगा, जुम्मे के दिन होगा। तो मुसलमान, अब ये उन्होंने मुसलमानों को सिग्नल दिया, बड़ा विरोध हुआ, वापस लेना पड़ा। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 2014 के चुनाव हारने में, जब बीजेपी ने 80 में 72 सीटें लोकसभा की जीत ली, तो उन्होंने घोषणा की कि यूपी के 1500 से अधिक थानों में हर थाने में मिनिमम 2 सिपाही मुसलमान होंगे। फिर दूसरी उन्होंने घोषणा की कि यूपी की विकास योजनाओं का जो बजट है, जो खर्चा होता है विकास के लिए, 20% वो मुसलमानों के लिए आवंटित हो गया। ये करना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं था, ये भी मैसेजिंग थी। उन्होंने 2012 के के यूपी असेंबली के इलेक्शन में ये कहा था मैनिफेस्टो में, जो निर्दोष मुस्लिम युवक जेलों में बंद हैं, उनको सरकार रिहा करेगी। अब 2007 नवंबर में यूपी में, लखनऊ में, फैजाबाद में, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है, और वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। लश्कर तैयबा के लोगों ने कराए थे। उसमें बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए थे। अखिलेश यादव जी ने उनके छोड़ने का आदेश कर दिया। मामला हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लोग पकड़ में आए हैं, और ये केंद्रीय कानूनों के तहत जेल में हैं, और आप इनको ऐसे रिहा नहीं कर सकते, ये निर्दोष हैं। और इनको अगर आज आप छोड़ रहे हैं, कल को आप कहोगे कि इनको पद्मश्री पुरस्कार दे दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने उनके छोड़ने पर इस प्रस्ताव को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो आज भी जेल में हैं। उसमें एक एक्यूज था, वो पेशी पर लखनऊ से फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया था। गर्मी का महीना था, मई का महीना, और गर्मी के कारण उसको लू लग गई और उसकी जो है मौत हो गई। तो उस समय ये सरकार को मुसलमानों की आहत भावनाओं को मलहम लगाना था। तो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और पूर्व डीजीपी ब्रजलाल के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बताइए, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये बिल्कुल। केवल मैसेजिंग थी कि भाई देखिए, आपके हित के लिए हमने डीजीपी को नहीं छोड़ा। हालांकि वो एफआईआर 2 दिन बाद कोर्ट से खारिज हो गई। तो इनकी मजबूरी है करना, वरना कुछ नहीं है। केवल एक मैसेजिंग करना है। जैसे 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ, तो मुलायम सिंह यादव ने एक यहाँ मीटिंग में कहा बाराबंकी में कि भाइयों, अब मंडल लागू हो गया है, डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। भीड़ पागल हो गई हम्म, कि डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। तो इसमें क्या था? वही था मैसेजिंग। तो क्षेत्रीय पार्टियों की यही प्रॉब्लम रहती है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बाकायदा एक एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल चुन करके एक 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 इतने डाइवर्स देश के लिए एक योजना बनाई कि सबका साथ सबका विकास, कि उसके तहत हम 4 करोड़ लोगों को आवास देंगे, शौचालय देंगे, पानी कनेक्शन देंगे, बिजली कनेक्शन देंगे, आयुष्मान भारत के तहत हम उनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, हम उनको पीएम किसान सम्मान में योजना में साल में 6,000 रुपए देंगे, हम उनको 80 करोड़ लोगों को साल में हम जो है पिछले 6 साल से हम उनको निःशुल्क गेहूं और चावल देंगे। और तो इसके लिए एक आपने योजना बनाई, आपने ये देखा कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और साथ में वो भी देंगे गैस सिलेंडर। तो आपने काम किया ना। तो क्षेत्रीय पार्टियों में किसी भी विषय पर, सामाजिक नीति हो, चिकित्सा की नीति हो, स्वास्थ्य की नीति हो, शिक्षा की नीति हो, आर्थिक नीति हो, विकास की नीति हो, कैसे गरीब और कैसे सारे लोगों को अर्थव्यवस्था के मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। केंद्र सरकार ने योजना बनाई कि हम जनधन अकाउंट सबके खोलेंगे। सबको सरकार ने अर्थव्यवस्था से जोड़ा ना। तो इस तरह का लॉन्ग टर्म सोच देश में के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का पूरे देश में इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इनके पास केवल यही बचता है कि भाइयों, डीएम सीएम पीएम तुम्हारे बनेंगे, या हम जाके बैठ गए मस्जिद में। अरे मस्जिद तो जो है मुसलमानों की मुकद्दस पाक जगह है। आप वहां क्या करने गए थे? एक मौलाना ने बोला कि जब मौलाना नदवी जो उस मस्जिद के इमाम हैं, उस मस्जिद के कैंपस में एक बड़ा कमरा उन्होंने बना रखा है, और उन्होंने ये भी शब्द यूज किया कि डीलक्स कमरा है। आप उस कमरे में बैठ जाते, जहां पे नमाज होती है वहीं बैठने की क्या जरूरत थी? तो ये सब केवल जो है इलेक्शन के पहले एक मैसेज दो, चर्चा में आओ और इसके ऊपर विवाद हो, लोग हमारे बारे में बात करें और मुसलमान कहे बस
आप ही सुरक्षा जो है सबसे बड़े संरक्षक हैं मुसलमानों के। तो ये केवल उसी जो है जो वो जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अस्मिता की राजनीति, ये उसी का ही हिस्सा है और इसका और कोई बहुत ज्यादा मतलब निकालने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जी। सही है। और ये चिराग पासवान को क्या हुआ है? ये बिहार में जंगल राज बता रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अफसोस जाहिर कर रहे हैं, ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। किसका हित साध रहे हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स है? पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने क्या किया था? याद है आपको? भूल गए? पिछले विधानसभा चुनाव में आज से 5 साल पहले चिराग पासवान ने असली मोर्चा खोला था नीतीश कुमार के खिलाफ, और उसी के कारण जेडीयू की सीटें भी कम हो गई थी। और उस समय जेडीयू में और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में जो खटास आई है वो आज तक जारी है। और फिर जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का ये भी कहना है कि चिराग पासवान को परोक्ष रूप से बीजेपी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, कि इसी बहाने बीजेपी भी नीतीश कुमार को कंट्रोल में रखना चाहती है, उनके पर कतरना चाहती है, क्योंकि वो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या की जो जो सबसे बड़ी सफलता ये है कि पिछले 30 सालों में बीजेपी ने बहुत ही बहुत ही कुशलता के साथ क्षेत्रीय पार्टियों को संभाला है, मैनेज किया है, और जो मैनेज नहीं हुए उन पार्टियों को तोड़ा भी है। वो चाहे और सबसे बड़ा उदाहरण तो महाराष्ट्र का ही है, यूपी में बीएसपी का है। तो ये सब तो राजनीति में जब आप पावरफुल होते हैं और एक क्षेत्रीय पार्टी अपनी क्षमता, अपनी शक्ति के बाहर आपसे सौदेबाजी करेगी, तो फिर आपको साम दाम दंड भेद की नीति पे आना पड़ता है। नीतीश कुमार के लिए जितना बीजेपी ने त्याग किया है, उनको 25 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया है सम्राट चौधरी। तो बीजेपी ने बहुत झेला है नीतीश कुमार को। और यही जो एनडीए के अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसी के तहत ही ये सब चिराग पासवान बोल रहे हैं। कोई इसमें ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। यही काम वो आज के 5 साल पहले भी कर चुके हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।